एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था सारी कंसंट्रेशन टर्म्स, उसके ये 5 न्यूमेरिकल्स जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो आगे से अब हम शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी से। अब जनरल अगर हम देखें, पहले तो एनसीईआरटी की लाइन वाइज पढ़ते हैं। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। मतलब इस लाइन से हम ये समझते हैं कि solubility किसी सब्सटेंस की क्या होती है, वो मैक्सिमम अमाउंट होती है जो कि डिज़ोल्व कर सकते हैं हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, किसी एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, अब हम सोल्यूट को डालते हैं ना सॉल्वेंट के अंदर, तभी तो सॉल्यूशन बनता है दोनों घुल के। तो ये सॉल्युबिलिटी यही है कि कोई एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर कितना डिज़ोल्व हो सकता है, उसी को बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक तो सोल्यूट पे जो घुलेगा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, एक सोलवेंट पे जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, टेम्परेचर पे भी और प्रेशर पे भी। लेट अस कंसीडर द इफ़ेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इन द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन अ लिक्विड। मतलब हम अब इसका इफ़ेक्ट देखते हैं इन फैक्टर्स का। कौन से फैक्टर्स का? नेचर, सोल्यूट, सॉल्वेंट या फिर टेम्परेचर और प्रेशर का इन सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और गैस इन द लिक्विड। मतलब किसी सॉल्यूशन में जो कि सॉलिड का सॉल्यूशन है या फिर गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होगी उसके ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या देखेंगे हम? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। मतलब किसी सॉलिड को अगर हम लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये हम देखने वाले हैं। एवरी सॉलिड डज नॉट डिज़ोल्व इन ए गिवन लिक्विड। ये तो हमें पता है कि हर सॉलिड डिज़ोल्व नहीं हो सकता लिक्विड के अंदर। वाइल NaCl, सोडियम क्लोराइड और शुगर डिज़ोल्व रेडिली इन द वाटर। जैसे कि हमें पता है कि जो NaCl मतलब नमक एंड शुगर चीनी डिज़ोल्व होती है रेडिली इन वाटर, मतलब अच्छे से घुल जाती है पानी के अंदर। वेयरएज जो नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है वो डिज़ोल्व नहीं होते वाटर के अंदर। लेकिन दूसरे उससे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन डिज़ोल्व होते हैं बेंजीन के अंदर, लेकिन बेंजीन के अंदर NaCl और शुगर डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये एग्जाम्पल क्यों दे रखा है? ये इसीलिए दे रखा है हमें समझाने के लिए कि जो पोलर सोल्यूट है ना, वो डिज़ोल्व होगा पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो डिज़ोल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब इन जनरल अगर हम बात करें तो सोल्यूट डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर। अगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो सिमिलर हैं दो या फिर वी में से लाइक डिज़ोल्व लाइक। ये तो हमने शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि जो लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, इसका कॉमन एग्जाम्पल भी है। जैसे हमारा खुद का नेचर कैसा, हम फ्रेंडली हैं और हमें खेलना कूदना पसंद है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, और मतलब पैसिविस्ट नहीं है हम, तो हमें ऐसे ही लोग पसंद आएंगे, ना कि वो जो चुपचाप बैठे रहें, सैड मूड रखें, फेस यूँ यूँ करके रखें अजीब तरीके से, तो वो लोग नहीं पसंद आएंगे। हमारा जैसा नेचर होता है ना, वैसे ही हमें लोग पसंद आते हैं। तो सेम इसी के अंदर है कि जो लाइक डिज़ोल्व लाइक। अब जो पोलर होगा वो पोलर में डिज़ोल्व होगा, और नॉन पोलर क्या होगा, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगा। ठीक है, when a solid solute is added to solvent, some solute dissolves and its concentration increases in the solution। मतलब मान लिया हमने कुछ सॉलिड सोल्यूट लिया, उसे हमने सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, तो कुछ सोल्यूट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, देखो पहले क्या था, जैसे NaCl है, पहले वो सॉलिड फॉर्म में नीचे गया तो सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट था पहले, जो कि वाटर है हमारा। लेकिन धीरे धीरे जब वो वाटर में डिज़ोल्व होने लगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर हमारे सोल्यूट की मात्रा है ना इंक्रीज़ हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिज़ोल्यूशन, घुलना। ठीक है,
some solute particles in the solution collide with solid solute particles and get separated out of solution। मतलब कुछ solute particles है ना solution के अंदर collide करेंगे आपस में solute solid solute के साथ और get separated out of solution, और solution से क्या हो जाएंगे, separate out हो जाएंगे। This process is known as crystallization। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। अब जैसे हमने ज़्यादा चीनी डाल दी वाटर के अंदर, जितनी घुलनी थी घुल गई, बाकी की जो है वो नीचे बॉटम ऑफ द फ्लास्क रह जाती है ना, तो वो होगा कि उसे हम वाटर को अलग कर सकते हैं, और वो जो नीचे बॉटम के अंदर जो सोल्यूट के क्रिस्टल रह जाते हैं ना, उसी को बोलेंगे ये। A stage is reached when the two processes occur at the same rate। मतलब एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक साथ हो। ठीक है। Under such conditions, number of solute particles going into solution will be equal to solute particles separating out। मतलब इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है ना जो सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स के जो सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है। तो इससे एक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। अब ये इक्वेशन देखो, सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिक्स करके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर गिवन कंडीशन। मतलब जब ये स्टेज आएगी ना इक्विलिब्रियम की, तो क्या होगा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। गिवन कंडीशंस, कंडीशन कौन कौन सी, टेम्परेचर और प्रेशर, जो कि चेंज नहीं करना है इस टाइम पे। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन द गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। और यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा कब, जब हम गैस को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। Such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution। Saturated solution वो solution होगा जिसके अंदर कोई भी solute के particle अब ऐड नहीं हो सकते किसी भी सिचुएशन में। ठीक है। जब टेम्परेचर और प्रेशर को मतलब सेम रखा जाए। An unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature। और जो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है ना वो होता है जिसके अंदर ज़्यादा और भी सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है सेम टेम्परेचर के अंदर। इसका एग्जांपल लेंगे हम, जैसे हमें शुगर का एडिशन करना है वाटर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, शुगर स्पून बाय स्पून शुगर डाल रहे हैं हम ग्लास ऑफ वाटर के अंदर और उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब शुगर डिज़ोल्व करना बंद हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है। तो क्या होगा, वो जब वो स्टेज आएगी ना, जब तक वो घुल रहा है, ठीक है, जब वो घुलना बंद हो जाएगा ना, वो होती है सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है। और जब तक वो घुल रहा था वो था उसका अनसैचुरेटेड स्टेट। और ये जब हम कार्य करेंगे तो टेम्परेचर सेम रखना है पूरे प्रोसेस के थ्रू। ये नहीं कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर हाई था फिर बाद में लो हो गया, या फिर बाद में हाई कर दिया और पहले लो था, नहीं, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अब है द सॉल्यूशन विच इज़ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट इज saturated solution and contain the maximum amount of solute dissolved in given amount of solvent। इस लाइन का ये मतलब है कि जो सॉल्यूशन डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है ना, जब अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर रुक जाता है और कंटेन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। मतलब हमें सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट मिलती है कब, जब वो डिज़ोल्व होता है गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट के अंदर। ठीक है। दस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सच अ सॉल्यूशन इज इट्स सोल्युबिलिटी। इसीलिए जो कंसंट्रेशन है ना सोल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर,
वो उसकी सोल्युबिलिटी कहलाई जाएगी। Earlier we have observed that solubility of one substance into another depend on the nature of the substance। मतलब पहले हमने ऑब्जर्व किया था कि जो सोल्युबिलिटी थी ना एक सब्सटेंस की, वो डिपेंड कर रही थी दूसरे सब्सटेंस के नेचर के ऊपर, ठीक है। इन एडिशन ऑफ दीज वेरिएबल्स टू अदर पैरामीटर्स टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो कंट्रोल दिस फिनोमिना। मतलब जो नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट है वो तो होगा ही, उसके साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो पहला हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अब जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड्स की लिक्विड के अंदर, वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती है टेम्परेचर से। मतलब अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो भी वो वेरिएबल होगी, मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है, वो अभी हम देखेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं इक्विलिब्रियम, जो कि रिप्रेजेंट किया गया था इक्वेशन 1.10 के अंदर, ठीक है। दिस बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉली चैटरले प्रिंसिपल। मतलब क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक। एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनामिक मतलब जो चल रहा होता है, मूवमेंट शो करे। मतलब कभी रिएक्टेंट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, कभी प्रोडक्ट की तरफ, ये होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए ली चैटलरी प्रिंसिपल, मतलब ली चैटलर्स प्रिंसिपल, इसको फॉलो करना चाहिए। इन जनरल नॉर्मली क्या होता है, इफ़ इन नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। मतलब अगर हम जनरल देखते हैं ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की, तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट देनी पड़े। सो जो डेल्टा एच सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा उस रिएक्शन के लिए, तो वो एंडोथर्मिक होगी। तो इससे क्या होगा, solubility शुड इंक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर। मतलब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है ना, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो solubility इंक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेंगे, एक्सोथर्मिक वो होता है जिसके प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज हो, हीट, ठीक है, उसके केस के अंदर होता है इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा, मतलब डेल्टा एच लेस देन ज़ीरो होता है। तो जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करनी चाहिए। तो बस ये दो पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि आप सॉल्युबिलिटी का इफ़ेक्ट बताओ व्हेन टेम्परेचर शुड इंक्रीज व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि पहले ही वो हीट रिलीज़ कर रही है एक्सोथर्मिक, ऊपर से आप और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो रिएक्टेंट से वापस, मतलब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन दी जाए और फिर पूछे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सोल्युबिलिटी पे क्या असर होगा, तो वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो सिंपल हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के। अब नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ द प्रेशर, मतलब प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। Pressure does not have any significant effect on the solubility of solids in liquid.
मतलब प्रेशर का जनरली कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिबिलिटी के ऊपर सॉलिड्स की जब वो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो सॉलिड और लिक्विड हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल हैं और प्रैक्टिकली अनइफेक्ट रहते हैं जो चेंज इन प्रेशर पे। इसका नॉर्मल एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास एक पत्थर है, उसके ऊपर आप जितना भी प्रेशर लगाओ, ठीक है, वो सॉलिड है तो इसका मतलब उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और जो अरेंजमेंट है उसके अंदर आयंस का, आयंस तो नहीं बोल सकते हम, एटम्स का, वो क्या है, रेगुलर होगा। तो इस वजह से क्या होगा, उसकी शेप को हम चेंज करेंगे वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो अब हम डील करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब जब हम गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सॉलिबिलिटी पे क्या असर होगा। ये हम पता है क्यों पढ़ते हैं, ये इसलिए पढ़ते हैं जैसे कि हमारा सी वाटर है या फिर पॉन्ड्स के अंदर, रिवर्स के अंदर पानी तो होता है ना, तो उसके ऊपर उसमें भी जो गैस है वो डिज़ोल्व होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तभी तो जो हमारी फिशेज़ हैं वो ज़िंदा रहती हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को रेस्पायर करके, ब्रीद इन करके। ऑक्सीजन तो फिशेज़ को भी चाहिए होता है। सो द सेम इफ़ेक्ट हम पढ़ेंगे अभी। तो इसमें बोल रखा है कि बहुत सारी गैसेस हैं ना वो डिज़ोल्व होती हैं वाटर के अंदर, और जो मेन है ना वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन डिज़ोल्व्स ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। मतलब जो ऑक्सीजन है ना बहुत ही थोड़े से अमाउंट के अंदर, कुछ एक्सटेंट तक डिज़ोल्व होती है पानी के अंदर। इट इज़ दिस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑन एक्वेटिक लाइफ्स। मतलब ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, उसके ऊपर वो हमारे जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो निर्भर करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड पे अगर हम देखें HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, लेकिन सॉल्युबल तो है, लेकिन ये हमारे एक्वेटिक लाइफ के लिए थोड़ी ना होगी। HCl एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अभी सिर्फ सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं। तो जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड के अंदर वो ग्रेटली अफेक्ट होती है प्रेशर से और टेम्परेचर से। इसके अंदर प्रेशर क्यों लिया गया, क्योंकि गैसेस क्या होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो प्रेशर अगर हम लगाएंगे तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो पास हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर का इफ़ेक्ट लग सकता है उसके ऊपर। इसलिए बोला है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर। अब जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो इंक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर। मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएंगे ना तो जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो इंक्रीज़ कर लेगी। इसे हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के। कब? जब गैस सॉल्यूट होगा और वो डिज़ोल्व होगा लिक्विड के अंदर, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट, मतलब हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है गैसेस का सॉल्वेंट के अंदर, कंसीडर करेंगे हम एक सिस्टम को जो 1.1a के अंदर शो कर रखा है। द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन, द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम। एक सेकेंड मैं इसे छोटा, अब देखो 1.1a दिख रहा है ना क्लियरली। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि कंसिडर करते हैं सिस्टम जो कि ए के अंदर है। द लोअर पार्ट इज़ द सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज़ अ गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। तो जो ये नीचे ग्रे ग्रे पार्ट दिख रहा है ना, ये तो मान लो कि हमारा लिक्विड है, और जो ब्लू पार्ट है ना वो मान लो हमारी गैस है, ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर मान लिया T और P। अब अज्यूम करेंगे इस सिस्टम का टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब हम ये
कंसीडर करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। अंडर दीज कंडीशन रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग एंड लिविंग द सॉल्यूशन फेज इज सेम। मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम कब बोलेंगे कि ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर जो गैसियस पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर रहे हैं उतने ही गैसियस पार्टिकल सॉल्यूशन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक। अब increase the pressure over the solution phase by compressing the gas to a smaller volume। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएंगे सॉल्यूशन फेज़ के ऊपर जब हम कंप्रेस करेंगे गैस को स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, मतलब ऊपर से दबाव डालते जाएंगे जिससे क्या होगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल दूर दूर थे ना वो पास पास हो जाएंगे और कंप्रेशन होगा गैस का। पहले वॉल्यूम ज़्यादा थी क्योंकि गैस ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर थी, अब जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन एंड ऑल्सो द रेट एट विच गैसियस पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू एंटर इट। मतलब ये इतनी भारी भरकम लाइन के अंदर सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा है कि जैसे जैसे ऊपर से प्रेशर लगेगा तो जो नंबर ऑफ गैसेस, जो गैस के पार्टिकल है ना पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूशन के अंदर वो बढ़ते जाएंगे। और जो रेट है कौन सा रेट जिसके ऊपर गैसियस पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस ऑफ सॉल्यूशन के टू एंटर इट, वो भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी है ना गैस की वो इंक्रीज करेगी until a new equilibrium is reached, result in an increase in pressure of the gas above the solution and thus its solubility increase। तो जो क्या बोला है इसने ये बोला है कि जो सॉल्युबिलिटी गैस की है वो इंक्रीज करेगी कब तक, जब तक नया इक्विलिब्रियम रीसेट नहीं हो जाता। और जिससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा गैस का सॉल्यूशन के ऊपर और जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आ गया हेनरीज लॉ। तो जो हेनरी है ना उसने फर्स्टली क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था किसके में, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के अंदर। मतलब जो प्रेशर है उसका और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है ये किसने बताया था, हेनरी ने बताया था, ठीक है। और किसके रिलेटेड, जहाँ पे सोल्यूट क्या होगा गैस और सॉल्वेंट होगा क्या लिक्विड, ठीक है। अब जो लो है वो क्या बोलता है, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है, सिर्फ प्रेशर का बताया था इसने कि जो सॉल्युबिलिटी है ना गैस की लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। अब देखो एक गैस तो वो है, मतलब कुछ पार्टिकल्स तो गैस के वो हैं जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गए, बाकी वो हैं जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हुए हैं लेकिन ऊपर हैं, ठीक है। अब वो ऊपर जो गैस बची हुई है ना उसका पार्शियल प्रेशर सरफेस ऑफ लिक्विड और जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। तो इसकी डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के पार्शियल प्रेशर के जो कि प्रेजेंट है लिक्विड या फिर सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब डाल्टन, a contemporary of Henry, also concluded independently that the solubility of gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas। मतलब एक टाइम पे ज़रूरी थोड़ी ना एक ही आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, तो एक तरफ तो हेनरी था उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने भी यही बोला कि पार्शियल प्रेशर गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के, और डेल्टन भी यही एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने क्या बोला कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर वो किसका फंक्शन है, पार्शियल प्रेशर गैस के पार्शियल प्रेशर का, ठीक है। इफ़ वी यूज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी,
अब हम क्या करेंगे, जो मोल फ्रैक्शन है ना गैस का सॉल्यूशन के अंदर, उसे लेंगे हम, टर्म बनाएंगे कि जो बताएगा कि कितनी सॉल्युबिलिटी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। देन इट कैन बी सेड दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो इससे ये कंक्लूज़न निकला कि जो मोल फ्रैक्शन है ना गैस का सॉल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर गैस के, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म है हेनरी लॉ की, वो स्टेट करती है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी लॉ गैस की इक्वेशन बताइए। तो जो हेनरी लॉ है वो स्टेट करता है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज के अंदर, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। अब ये इक्वेशन में कैसे बता रखा है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। इसमें के एच क्या है, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट। अब कोई भी टर्म है जो दो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू और एक कांस्टेंट पुट करते हैं जो कि मल्टीप्लाई होता है दूसरी क्वांटिटी के। तो सिमिलरली ये है, जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा के एच इंटू एक्स। पी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, के एच क्या होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट, और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब हमारे केमिस्ट्री में ग्राफ बनाना ज़रूरी है, तो हम एक ड्रॉ करेंगे ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अभी मैंने बताया कि जो पार्शियल प्रेशर गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, तो ये क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, लीनियर ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू एट सेम टेम्परेचर, मतलब हर गैस का है ना डिफरेंट के एच होगा। के एच क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, सेम टेम्परेचर के ऊपर। इससे ये पता चलता है कि के एच है वो फंक्शन होगा नेचर ऑफ द गैस, मतलब कौन सी गैस किसका क्या नेचर है उस पर डिपेंड करेगा, कौन, के एच, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 1.11 दैट हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी इज द लोअर इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब ये इस इक्वेशन से ऑब्वियस है कि जो जितनी हाई वैल्यू के एच की होगी ना गिवन प्रेशर पे, उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड के अंदर। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 1.2, मतलब 1.2 टेबल से हम देख सकते हैं कि जो के एच है वैल्यू है दोनों N2 और O2 के लिए वो इंक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो इंक्रीज़ करेगी कब, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। और यही रीज़न है कि जो एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक स्पीशीज़ जैसे कि अपनी फिशेज़ वगैरह हैं, वो कंफर्टेबल होती हैं कोल्ड वाटर के अंदर रेदर देन वार्म वाटर। क्यों, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस है वो इंक्रीज़ होगी विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ये ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। एक तो ये ले देंगे कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दूसरा लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, वो करेक्ट होगा, ठीक है। और असर्शन और रीजनिंग के अंदर भी पूछ सकते हैं। असर्शन वो कर लेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो इंक्रीज़ होती है विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका रीज़न क्या देंगे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।